तो अगला मेरा सवाल 154A से हम्म। रिलेटेड ही सर है कि हम उस तरफ आए, जरा स्पेसिफिक जरा डिस्कशन करना चाहूंगा आपसे मैं। वो ये है सर कि एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है, वो आपके क्लाइंट्स में भी हो रहा होगा, कि लोग जो हैं वो प्रॉपर सर्विस देते हैं यहाँ से। अब देने के बाद यहाँ से इनवाइस जाए उस पार्टी को बाहर, वहां से पैसा प्रॉपर स्टेट बैंक के रूट से पाकिस्तान में आए, उसमें वो कोड भी हो 154A की, यानी कि फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आए, यहाँ से कन्वर्ट हो, यहाँ से 154A की डिडक्शन हो, वो सारा हो। अब ये तो वो पूरा तरीका है। लेकिन लोग अब क्या करते हैं कि वॉलेट के जरिए पैसे लोगों के आ रहे हैं, यहाँ पे पायनियर वगैरह के जरिए पेमेंट्स आ रही हैं। एक तो उस तरह पे आपका क्या टेक्निकल, आप उसको किस तरह नजर से देखते हैं? प्लस ये है कि कुछ लोगों ने वॉलेट्स वगैरह में, मल्टीनेशनल में पैसे रखे हैं, वो उनका जब दिल करता है वो किसी लोकल बैंक में पैसे हिट होते हैं, और कोई लोकल ब्रांच उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही होती है। तो इस पूरे सिनारियो को आप कैसे देख रहे हैं सर? जी, इसमें देखिए ये जो मामला है ना कि पेनियर के जरिए और मुख्तलिफ जो पेमेंट चैनल्स है जहां से टैक्स डिडक्शन नहीं होती, ये ऑलरेडी मैं पर्सनली पाशा और पीसेप के साथ मिलकर कई मरतबा हाईलाइट कर चुका हूँ। और इसके ऊपर हमारी मीटिंग्स हो चुकी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी, और इवन प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर भी ये मामला डिस्कस हो चुका। और एफबीआर को इस हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी जा चुकी हैं कि इसको फैसिलिटेट किया जाए और इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज इन दिस रिगार्ड। इनफैक्ट अभी जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और शायद आपने प्रेसिडेंट पाशा जुहेब खान साहब का भी पिछले दिनों प्रेस रिलीज भी आई है, उसमें भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईटी सेक्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर लेवल से और फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रूवल के बाद कुछ चीजें एफबीआर को दे दी गई थी कि यार इनको भी आप अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस का पार्ट बनाएं। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं बन सका। शायद आईएमएफ के कोई प्रेशर्स होंगे या सारी उस तरह से चीजें होंगी जिसकी वजह से वो पार्ट नहीं बन सकता। बट दीज आर ऑलरेडी टेकन अप एंड दीज आर ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। और मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से पर्सनली भी मुलाकात हुई, और प्राइम मिनिस्टर भी इस मामले में बिल्कुल ऑन बोर्ड है। और उन्होंने बड़ी इसके ऊपर ख्वाहिश का इजहार किया कि वो फैसिलिटेट करें आईटी सेक्टर को। थोड़े से हाथ हमारी गवर्नमेंट के भी आजकल बंधे हुए हैं इस हवाले से, एग्जामेशंस वगैरह के हवाले से, जो आप सब लोगों के इल्म में है। तो बट देर इज होप। और मैं ये मतलब करंट मैं इस वाले से थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करूँ कि चूंकि मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, तो कंजेक्टिव जो गवर्नमेंट्स आई हैं आइदर नून लीग की या पीटीआई की, तमाम गवर्नमेंट्स ने आईटी सेक्टर को, या कम अज कम हमें जब भी उनसे मुलाकात हुई है फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम फोकस कर रहे हैं आईटी सेक्टर के ऊपर। बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रॉमिस की हैं और चीजें कुछ हुई भी हैं, कुछ मसाइल भी आए हैं। लेकिन वो मसाइल की वजह ये नहीं है कि गवर्नमेंट की विल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। विल ऑफ द गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट की थी, इस गवर्नमेंट की भी है, इस सेक्टर के ऊपर फोकस भी है, लेकिन कहीं और से हाथ बंध जाते हैं, ये प्रॉब्लम्स है। असल में वो हाथ भी तो हमारे हाथ नहीं है ना, ये भी मसला है। बस वो चीजें इस तरह से ही है। अच्छा सर, अब क्या करें? अब ठीक है, आप वाली बात अच्छी है कि इसको रेगुलेट होना चाहिए। मैं खुद जाती तौर पे समझता हूँ कि जो बंदा मेरे पास काम के लिए आता है वो बेचारा पाकिस्तानी है, वो टैक्स भी देना चाहता था। अरे अभी 0.25% या उसको 1% देते हुए तकलीफ नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि वो कहता है जिस वॉलेट में या जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ वहां से पेमेंट लाने का कोई और जरिया नहीं है मेरे पास। अब इसी के थ्रू आएगी पेमेंट। अब वो पेमेंट जब आती है तो जो 154A का प्रीएम्बल आप पढ़ते हैं, तो वहां पे तो उन्होंने लिखा है जी के फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, बैंकिंग चैनल के जरिए आना चाहिए, उसमें 154O की डिडक्शन होनी चाहिए, वो सर्विस जो 154A के एम्बिट में आती हैं उनमें हो, पीसएब का लाइसेंस हो, दिस एंड दैट हो। तो फिर ये पेमेंट जो है वो इस तब वो फिट होती है उस कॉलम के अंदर जाके। अब मेरा सवाल सर अगेन वो है कि अब आपके सामने 3 महीने रह गए हैं, 3 महीने के बाद 2023 फिर क्लोज हो रहा है। उसके बाद फिर जाहिर रिटर्न फाइलिंग की तरफ सब जाएंगे, डिक्लेरेशन की तरफ हम जाएंगे। तो हम ऐसे केस को आपके ओपिनियन के मुताबिक फिर कैसे डील किया जाना चाहिए? अच्छा, इसमें जो लीगल ओपिनियन है, ऑब्वियसली तमाम लोग इख्तलाफ का भी हक रखते हैं और श्योर। उनकी अपनी अपनी राय भी हो सकती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पेनियर वगैरह या इससे जो भी पेमेंट आ रही है, दीज आर सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स रिजीम अंडर 154A, ठीक है, अगर आप कंडीशंस मीट करते हैं।
देखिए आपने कंडीशंस पीसेप की रजिस्ट्रेशन की मीट कर दी और रिटर्न विद होल्डिंग स्टेटमेंट सेल्स टैक्स की जो एप्लीकेबल है वो अगर आपने मीट कर दी, अब जो चीज रह गई वो रह गई सिर्फ कि आपका बैंक ने टैक्स नहीं काटा ना। अगर पेमेंट नॉर्मल बैंकिंग चैनल, पेनियर की पेमेंट भी नॉर्मल बैंकिंग चैनल से ही आती है बाय द वे, ठीक है। तो जब वो पेमेंट नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आई और बैंक ने टैक्स नहीं काटा, टैक्स डिडक्टिबल तो था, तो ये किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, जो पेनियर वगैरह से पेमेंट आ रही है उनके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है, यू पे इट विद द रिटर्न, ठीक है। और अगर आप वैसे क्वार्टरली एडवांस टैक्स में भी पे कर दें, साथ साथ पे कर दें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपका वो एक डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी साथ साथ होता रहे और यू क्लेम इट एज एन फाइनल टैक्स रिजीम इन द टैक्स रिटर्न। अदरवाइज तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में बहुत लंबे टैक्सेस हैं और वो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट इज एन आर्ग्यूबल केस, गुड आर्ग्यूबल केस कि आप इसको फाइनल टैक्स रिजीम में ही क्लेम करें और जो टैक्स 0.25% या 1% जिसका भी बनता है वो पे करके और एफटीआर में अपनी रिटर्न फाइल करें। लेकिन बॉस इसमें जो एसेंस है, अब देखें एसेंस हमारी गवर्नमेंट का ये था कि इस एक्सचेंज ऑफ सर्विस या जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विस, इसके थ्रू बाहर से फॉरेन करेंसी आएगी, जो कि हमारे डॉलर रिजर्व्स और बाकी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेस के रिजर्व पहले डिप्लीट होते हैं, तो वो जाहिर है वो वहां से कुछ आएंगे। वो लोग जो ये डॉलर बाहर से पाकिस्तान ला रहे हैं उनको एक्चुअली ये फैसिलिटी दी जा रही थी कि उनसे कम टैक्स लिया जा रहा था। लेकिन अब वो जो आप पाइनियर वाली बात कर रहे हैं उसमें मैंने जो सुना है, यकीनन आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी इस हवाले से, कि ये दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन में ये है कि वो आपसे पूछते हैं कि क्या डॉलर ट्रांसफर करना है, दूसरे ऑप्शन में पूछते हैं कि आपने लोकल करेंसी करनी है। तो उसमें होता यह है कि जैसे इंटरनेशनल बैंक हैं, जैसे अभी ज्यादातर अल्फला बैंक के जरिए, जो मेरे एक दो क्लाइंट्स में मैंने देखा है, तो अल्फला बैंक के जरिए पेमेंट आई है, तो वो पेमेंट ऐसे आई है जैसे हवाला के जरिए होती है ना, कि आप वहां बाहर से पैसे सरेंडर होते हैं यूएई में या बाहर किसी कंट्री में उस बैंक को, वो यहाँ डायरेक्शन देता है लोकल बैंक को कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे, लोकल ब्रांच जो है वो ट्रांसफर कर देती है। अच्छा, इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर जो फॉरेन करेंसी थी उसका कहीं भी एक्सचेंज स्टेट बैंक के साथ या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, एज पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा सा अगर आप इसको, मैं आपको अगर लॉ की एग्जैक्ट वर्डिंग इसमें हम चले जाए, जी ठीक है। प्लीज प्लीज। तो क्योंकि साथ साथ जो है अब ये थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन हो गई है, तो अगर एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो 154 ए के अंदर है, एवरी ऑथराइज्ड डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज शैल एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोसीड्स ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द प्रोसीड्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 4A ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर हर अथराइज डीलर को उन्होंने कहा कि भाई आपने टैक्स काटना है, और वो टैक्स जो आपने काटा वो कटने के बाद जो है वो आपका एफटीआर में चला जाएगा। ये जो पेनियर या मुख्तलिफ मनी एक्सचेंज, आपको अभी याद होगा कि सेक्शन 111 में अभी जब चेंज आई थी तो उसकी एक्सप्लेनेशन एक आ गई, और उस एक्सप्लेनेशन में ये जो मनी एक्सचेंज ब्यूरो वगैरह और इनके जरिए जो ट्रांसफर्स हो रही हैं उन सारों को भी नॉर्मल बैंकिंग चैनल ही तस्वूर किया गया है और उनको भी नॉर्मल बैंकिंग चैनल के अंदर ही डाल दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम उस एक्सप्लेनेशन को मद्देनजर रखें, तो और जो एसेंस ऑफ लॉ है वो एक्चुअली ये एक बैक एंड पर ये ख्याल कि भाई ये पैसे डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, ये अपनी जगह पर है, लेकिन जो एसेंस ऑफ लॉ है वो ये है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को फैसिलिटेट करना और उसके जो पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो इतना मिनिमल रखना है कि लोगों को ज्यादा मुश्किल ना आए। और ये भी इस पर्सपेक्टिव से रखा गया था कि वहां पर टैक्स क्रेडिट में एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के इश्यूज थे, वो सारी चीजें थी, तो वो एक चैनल अपनी जगह पर है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि इख्तलाफ अपनी जगह पर मुख्तलिफ लोगों का हो सकता है, लेकिन अगेन इट इज अ गुड आर्ग्यूबल केस to declare it as a final tax regime under section 154A। और अगेन इस हवाले से हमने एफबीआर के साथ एक पैरेलल काम भी हो रहा है, ताकि ये जो आप कंफ्यूजन और ये जो चीजें आ रही हैं ये कंफ्यूजन सिरे से खत्म ही हो जाए और लॉ के अंदर भी इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाए, ये एक अलग काम ये भी हो रहा है। तो होपफुली कि अब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में नहीं आया तो बजट में आ जाएगा इसके अंदर, और वो चीजें क्लैरिफाई भी हो जाएंगी, और इवन अदरवाइज जो है मेरा ख्याल है इट इज अ गुड आर्गुमेंट केस। आर्गुएबल केस, चलें गुड, ये आपका इस पे पॉइंट आ गया सर।